स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का ही आगे का क्लास कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीएच स्केल पर एक नोट लिखे या पीएच स्केल क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, पी स्मॉल लिखते हैं, एच कैपिटल लिखते हैं, पीएच ऐसे लिखना होता है। इसका आविष्कार सबसे पहली बार 1909 ईस्वी में हुआ था। पीएच स्केल का आविष्कार कब हुआ था स्टूडेंट? 1909 ईस्वी में। और किस साइंटिस्ट के द्वारा? तो उसका नाम था सोरेनसन। और राइट स्टूडेंट्स, ये नाम याद रखेंगे, ये वो साइंटिस्ट था जिसने पीएच स्केल का आविष्कार किया था। कोई भी स्केल है तो उससे कोई चीज़ मापते हैं हम लोग। तो अब यहाँ सवाल है पीएच स्केल क्या मापता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पीएच स्केल जो है किसी भी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को मापता है। यानी H प्लस आयन का जो सांद्रण है, सांद्रण का मतलब वो उसमें कितना ज़्यादा मात्रा में मौजूद है या कितना कम मात्रा में मौजूद है। इस चीज़ को मापने के लिए जिस स्केल का यूज होता है डैट इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी का जो अर्थ है वो होता है पोटेंज। पी का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉल पी जो हम लोग लिखते हैं, और इस पी का मतलब हो जाता है पोटेंज। पोटेंज पावर शब्द से बना है। पोटेंज किस शब्द से बना है? पावर शब्द से। और पावर का अर्थ सभी को मालूम है क्या होता है स्टूडेंट? शक्ति। और H जो है, यहाँ H जो है वो क्या चीज़ शो कर रहा है? वो शो कर रहा है आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता। तो सीधे शब्दों में बात यह है कि पीएच स्केल जो है किसी विलयन में क्या चीज़ को मापता है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। पी का अर्थ शक्ति दिखाता है, मतलब कितना शक्ति है किसकी? एच की। एच मतलब हाइड्रोजन आयन की कितनी ज़्यादा उसमें शक्ति है। यहाँ आप लोग थोड़ा ठीक कर लेंगे, आप पीएच लिखेंगे। पीएच स्केल 0 से 14 तक का स्केल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये सवाल पूछा गया है पीएच स्केल में कितना से कितना होता है, इसका रेंज क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे 0 to 14 है। ठीक है। किसी भी विलयन का जो पीएच मान है वो हाइड्रोजन प्लस आयन के सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। स्टूडेंट्स आप लोग इस लाइन को एज इट इज़ याद रखेंगे, समझेंगे इसे। यहाँ जो लघुगणक है, लघुगणक को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। लॉग क्या है तो इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोग ये जान लेंगे कि पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक। और किसी विलयन का जो पीएच मान है वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का मतलब H प्लस आयन हो गया, उसका लघुगणक, लघुगणक का मतलब लॉग हो गया, उसका ऋणात्मक मान होता है। मतलब देखिए आगे में नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो क्लियर बात है कि पीएच का मतलब हो गया किसी विलयन का जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का लघुगणक का कौन सा मान? ऋणात्मक मान। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। और यही हमारा पीएच का सूत्र होता है। आपको ये पोर्शन नहीं लिखना है, इस पोर्शन को लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे पीएच का सूत्र हमारा क्या हुआ? माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस लॉग H प्लस आयन। और H प्लस आयन को इस तरीके से बिग ब्रैकेट में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है हम लोग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण को दिखा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा पीएच स्केल है ये कुछ इस तरीके का होता है। देखिए 0 से लेकर कहाँ तक गया हुआ है? 14 तक। ये 0 से 14 तक का जो स्केल है इसमें यदि 7 मान आ जाता है तो वो जो है उदासीन को दिखाता है। उदासीन का अर्थ है जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, उसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। जो 7 से कम होता है उसे जो है हम लोग एसिड यानी अम्ल बोलते हैं। और जो 7 से अधिक होता है वो हमारा बेस कहलाता है। बेस का मतलब हो गया स्टूडेंट क्षार या वाष्प। अब यहाँ कुछ चीज़ ध्यान देने वाली है, ध्यान रखेंगे सभी। यदि आप 7 से पीछे चल रहे हैं तो मतलब अम्लीयता बढ़ती है, एसिडिटी जो है इंक्रीज होती है, बढ़ती है। एसिडिटी का मतलब अम्लीयता। अर्थ यह हुआ कि यदि पूछा जाए किसी विलयन का पीएच मान 6 है और किसी का 1 है, तो आप बताइए ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? एक बात तो श्योर है कि यह 7 से कम है, दोनों 6 और 1, तो यह अम्ल तो होगा ही, यह बात श्योर है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ज़्यादा अम्लीय कौन है। तो देखिए इधर से इधर जाने में जो है
अम्लीयता बढ़ रही है, यानी 1 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा और 6 वाला कम अम्लीय होगा। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा किसी विलियन का पीएच मान 5 है, किसी का पीएच मान 2 है, इसमें जो है कम अम्लीय कौन है। कम अम्ल का मतलब जो है दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल 3 वाला हो जाएगा, और जो है प्रबल अम्ल पूछेगा तो 2 वाला हो जाएगा। सेम केस इस तरफ भी है स्टूडेंट्स। देखिए, जब आप लोग इधर बढ़ेंगे 14 की तरफ बढ़ेंगे, 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, तो बेस इंक्रीज होता है। बेस इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि इसमें क्षारीयता इसकी बढ़ रही है। अब समझेंगे कि यदि पूछ ले 9 और बताइए 13 में कौन ज़्यादा क्षारीय है, तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स 13 वाला ज़्यादा क्षारीय होगा और 9 वाला कम क्षारीय होगा। मतलब बोलने के लिए बोल सकते हैं कि 13 प्रबल भस्म है और 9 जो है दुर्बल भस्म है, क्योंकि इस तरफ जाएंगे हम लोग 14 की तरफ बढ़ेंगे तो उससे जो है बेस यानी कि क्षारीयता बढ़ रही है। और राइट स्टूडेंट्स, पहला देखिए स्टूडेंट्स में पूछ रहा है उदासीन कौन है, तो जिसका 7 होता है वो जो है उदासीन है, तो 1 नंबर का 7 यानी डी वाला हो जाएगा। दूसरा प्रबल क्षार कौन है, तो जो ज़्यादा 14 की तरफ रहेगा वो प्रबल क्षार यानी 12 वाला। उसी तरीके से प्रबल अम्ल कौन है, तो जो ज़्यादा शून्य की तरफ रहेगा, मतलब हो गया है आपका 1 वाला। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल स्टूडेंट 3 हो गया, और जो है दुर्बल क्षार 9 वाला हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 3 अम्लीय विलयन है, नाम है इसका एक्स, वाई और जेड। इसका आपके पास ये दिया हुआ है कि पीएच मान 0, 3 और 5 है। पूछा जा रहा है किस में H+ आयन सबसे अधिक है और किस में H+ आयन सबसे कम है। आप याद कीजिए स्टूडेंट, जो भी विलयन, जो भी अम्लीय विलयन होता है वो हमेशा H+ आयन देता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। जो ज़्यादा H+ आयन देगा मतलब वह प्रबल अम्ल है, और जो कम H+ आयन देगा मतलब वो जो है दुर्बल अम्ल है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने किया हुआ है कि जो H+ आयन उसी में ज़्यादा होगा जो हमारा प्रबल अम्ल हो, और H+ आयन उसमें कम होगा जो हमारा जो है दुर्बल अम्ल हो। तो यहीं से आप पहचान सकते हैं आसानी से। यदि आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक ये ले रहा हूँ, यहाँ पर सपोज़ कीजिए 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 0 है, तो ये सभी तो 7 से कम है, तो ये बात तो श्योर है, ये सभी जो है अम्लीय है। अब यदि पूछा जाए इसमें ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो आपको पता है इधर आने पर अम्लीयता बढ़ती है, यानी 0 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा। 0 वाला ज़्यादा अम्लीय का मतलब 0 वाला जो है हमारा ज़्यादा जो है H+ आयन देगा, यानी कि ये प्रबल अम्ल है। और देखिए स्टूडेंट्स, इस इधर वाला जो अंतिम वाला होगा 5, वो हमारा क्या होगा दुर्बल भस्म, यानी वो सबसे कम H+ आयन देगा। तो यही वही आंसर में भी लिखा हुआ है। देखिए, प्रबल अम्ल सबसे अधिक H+ आयन प्रदान करता है, तो देखिए कि हमारा प्रबल अम्ल कौन सा है, विलियन X होगा ना, क्योंकि 0 वाला प्रबल अम्ल होगा तो X जो है सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन देगा। उसी तरीके से दुर्बल अम्ल में सबसे कम H+ आयन देगा, और दुर्बल अम्ल का मतलब हो गया 5 वाला यानी कि Z वाला। और राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो ये सवाल जो है आपको पार्ट वाइज अलग अलग भी पूछ सकता है, और मैंने यहाँ एक ही सवाल में सभी को नोट कर लिया है, तो इससे भी आप जो है पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला बात क्या है इसमें कि दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारी चीज़ में पीएच का यूज करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपने पढ़ा है कि हमारे पेट में जो अम्ल मिलता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 1.0 होता है। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.0, यानी आप समझ सकते हैं ये ऐसे भी अम्ल है तो 7 से कम होगा पीएच मान, और 7 से कम है इसलिए 1 है। ये जो है जो HCl अम्ल है, ये हमारा पेट में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाने में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अम्ल का रिसाव ज़्यादा होने लगता है पेट में, तो अम्ल का जब रिसाव ज़्यादा होने लगता है पेट में, तो हमें जो है पेट में गैस और जलन की शिकायत होने लगती है। हमें पेट में किसकी शिकायत होने लगती है, गैस, और हमारा पेट जो है जलने लगता है, उसमें जलन की शिकायत होने लगती है।
तो ये किस कारण से हो रहा है? अम्ल के कारण से। आपको पता है कि अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? क्षार, या जिसको हम लोग भस्म भी कहते हैं। तो इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है एंटासिड, जैसे हम लोग जनरली जो है इनो वगैरह खाते हैं, तो ये इनो एक प्रकार से एंटासिड है। एंटासिड है, इसका मतलब इसमें क्या चीज़ होगा स्टूडेंट्स? इसमें क्षार है, इसमें क्षार की मात्रा अधिक है। अब देखेंगे यह भास्मिक होता है, क्योंकि एंटासिड है तो यह भास्मिक ही होगा, यानी क्षारीय होगा। और एंटासिड में क्या सब मिलाते हैं? तो ये आपको पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है स्टूडेंट्स, ये मिलाया जाता है NaHCO3। इसी को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाया जाता है। ये सवाल भी पूछा गया है स्टूडेंट्स कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का ही दूसरा नाम है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, यानी MgOH का वोल्टू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस हमारे पेट में जो है pH स्केल का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसमें HCl का जो अम्ल है उसका pH मान 1.0 होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि हमारे मुंह में जो है बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह में हमेशा अम्ल बनाता है, और हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। यदि मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी हमारे मुंह में, और अम्लीयता बढ़ने से हमारा दांत क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मतलब दांत सड़ने लगेगा। ठीक है, अतः हम टूथपेस्ट या नीम के दातुन से दांत साफ करते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा आपने अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्षार चाहिए। और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्षार या भस्म का स्वाद कड़वा होता है स्टूडेंट्स, पता है आपको। नीम का नाम सुना होगा, नीम का पत्ता जो है काफ़ी कड़वा होता है, और नीम का लोग जो है दातून भी करते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग नीम के दातून से दांत साफ करते हैं। तो नीम का दातून बेसिकली क्या होता है? नीम का दातून कड़वा होता है। कड़वा का मतलब हो गया क्षार। तो वो क्षार किसका असर को नष्ट करेगा? अम्ल का। कौन सा अम्ल? जो हमारे मुंह में बनता है, मुंह में बैक्टीरिया के द्वारा जो अम्ल होता है उसका नष्ट करता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हमारे मुंह का pH मान कितना होता है? तो 5.5 याद रखना है। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स, जब हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में एक अम्ल बनता है, जिस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। ये अम्ल जो है हम लोगों के मांसपेशियों में बनता है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ ये जो है हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करता है और मांसपेशियों में कड़ापन ला देता है। इससे हम लोग काफ़ी थकान का अनुभव करते हैं। आपको यदि याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि लैक्टिक अम्ल वही अम्ल होता है जो हमारा दही में पाया जाता है। दही में एक विषाणु जो है पाया जाता है, विषाणु नहीं स्टूडेंट्स, जीवाणु। एक जो है जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, और उस लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो क्या उत्पन्न करता है? हमारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। ऑलराइट, और इसी लैक्टिक अम्ल जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर का मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जमा होता है, और उसी से हम लोग थकान का अनुभव करते हैं। उससे मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है जो धातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? भास्मिक। आपको पिछले क्लास में भी बताया गया है। और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो जो है अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय। अब देखिए, जब तांबा का बर्तन आपने देखा होगा, जब तांबा के बर्तन को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाती है। तो उस परत का नाम है भास्मिक कॉपर ऑक्साइड। चूँकि वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना है इसीलिए कॉपर ऑक्साइड, तांबा को ही हम लोग कॉपर बोलते हैं। और भास्मिक वर्ड क्यों आया स्टूडेंट्स यहाँ? क्योंकि ये धातु है। तांबा क्या है? धातु। और धातु का जो भी ऑक्साइड होगा वो हमेशा कैसा होगा? भास्मिक होगा। तो एक तरीके से तांबा
का जब बर्तन पर ये भास्मिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो उससे उसकी चमक खराब हो जाती है। वो जो है हरे रंग का हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उसे हटाने के लिए, उस परत को हटाने के लिए, चूँकि वो भस्म है तो उस परत को हटाने के लिए, भस्म का असर खत्म करने के लिए क्या लाना होगा स्टूडेंट्स? अम्ल। आपको पता है भस्म और अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देता है। उदासीन करने का मतलब होता है उसका असर को नष्ट कर देता है। और अम्ल हमेशा किस में मिलता है? आपको पता है कि जो भी खट्टा पदार्थ होता है, क्योंकि अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, तो उसमें जो है अम्ल मिलता है। तो हमारा जैसे नींबू है तो नींबू में अम्ल मिलता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अतः जब हम लोग तांबे के बर्तन को नींबू से साफ करते हैं तो उसकी चमक वापस आ जाएगी, क्योंकि वो जो है नींबू में उपस्थित अम्ल जो होता है वो भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत को हटा देती है। इससे तांबा फिर से चमकने लगता है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 के आसपास रहने से पौधा अच्छा तरीके से बढ़ता है, क्योंकि 7 का मतलब क्या हो जाता है? उदासीन। मतलब मिट्टी ना तो अम्लीय होनी चाहिए ना तो क्षारीय होनी चाहिए, तभी जो है मिट्टी में उगने वाले पौधे अच्छी प्रकार से वृद्धि कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारा केस में क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा अभी जो है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जब वो बारिश ऊपर से हो रही होती है तो आसमान में बहुत सारे कण हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सब जो है, ये सब कण के कारण से जो वर्षा होती है वो उसमें मिल जाती है और वो बारिश जो है एक प्रकार से अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। वो अम्ल वाला बारिश जब मिट्टी पर गिरता है तो मिट्टी भी कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? अम्लीय, यानी इसका जो है पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। तो 7 से यदि कम हो जाएगा तो ऑब्वियस है पौधों की अच्छी वृद्धि नहीं होगी। पौधों की वृद्धि के लिए 7 होना चाहिए। तो यदि मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गई, यानी कि मान लीजिए इस कारणों से, बारिश के कारणों से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गई, तो अम्लीयता को हटाने के लिए आपको वहाँ पर क्या लाना होगा? कोई क्षार। क्षार बेसिकली आपने सुना है एक चीज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Vol2, इसी को हम लोग भकरा चूना भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद होगा। तो इस चीज़ को हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं। तो किसान जो है मिट्टी में इस चूने को मिलाते हैं। यहाँ चूना लिखा हुआ है, चूना का मतलब CaOH का Vol2 हुआ। तो इस चूना को मिलाने से, चूँकि चूना क्षारीय होता है, वह उसकी मिट्टी की अम्लीयता को नष्ट करता है और इससे जो है पौधों की अच्छी वृद्धि हो सकती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाते हैं? तो पौधों की वृद्धि, पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए और मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए किसान पौधे में क्या मिलाएंगे स्टूडेंट्स? चूना। उसी प्रकार से देखिए लास्ट पॉइंट है हमारा कि नदियों और तालाबों का पीएच मान एक निश्चित सीमा के जब भीतर रहता है तो ही उसमें रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। यानी कि तालाब और नदी का पीएच मान लगभग 7 के आसपास होना चाहिए, जो कि हमारा उदासीन भी बोल सकते हैं, तभी उसमें जो है रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित होते हैं। पीएच मान बदलने पर संपूर्ण जो भी नदी और तालाब में रहने वाले जीव होते हैं उन संपूर्ण जीवों पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, उनकी मृत्यु हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लिस्ट है, ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से काफ़ी बनेंगे, तो ध्यान रखेंगे। देखिए हम लोग चूँकि अभी अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको पता है अम्ल हमेशा खट्टा होता है, तो मतलब इधर जो भी पदार्थ होगा वो सभी खट्टा पदार्थ का ही लिस्ट है और उस खट्टा पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है उसे यहाँ लिखा गया है। तो पहला देखिए स्टूडेंट, संतरा, नींबू और कच्चा अंगूर, ये सभी आपको पता है काफ़ी खट्टा होता है। तो इसमें जो है जो अम्ल को मिलता है वो अम्ल है हमारा सिट्रिक अम्ल। संतरा, नींबू और कच्चा अंगूर में कौन सा अम्ल मिलेगा स्टूडेंट? सिट्रिक अम्ल। सेब में देखिए मैलिक अम्ल मिलता है, सेब में मैलिक अम्ल। अभी आपने देखा कि नींबू से हम लोग वो साफ करते हैं तांबा का बर्तन, तो उसमें जो अम्ल निकलता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, और सेब में कौन सा अम्ल होगा स्टूडेंट? मैलिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए हमारा इमली है, इमली में जो है हमेशा टार्टरिक अम्ल होता है।
इमली में कौन सा अम्ल हो जाएगा स्टूडेंट्स? टार्ट्रिक। चलिए, इमली में जो है हमारा कौन सा अम्ल हो गया स्टूडेंट्स? टार्ट्रिक अम्ल। उसी तरीके से सिरका, आपने पढ़ा है कि 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। तो सिरका का यूज खाने में होता है। तो इसमें जो है कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। और इसका सूत्र स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं, CH3COOH। ये याद भी होगा, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COH, इसे मेंशन कर लेंगे। और एसिटिक अम्ल का उपयोग किस में होता है? सिरका में। चलिए, अभी आपने देखा दही। दही जो है, दही में कौन सा अम्ल मिलता है? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के उपस्थिति के कारण से होता है। और इसमें स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि यही लैक्टिक अम्ल जो है हमारे शरीर के मांसपेशियों में तब भी बनता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं तो आपकी मांसपेशियाँ थक जाती है। क्यों थक जाती है? क्योंकि वहाँ लैक्टिक अम्ल बनता है और इससे हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। टमाटर में याद रखेंगे स्टूडेंट, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, अम्ल पित्त। अम्ल पित्त हमारे पेट में पाया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? HCl। और जो इसी HCl की जब मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में जलन की शिकायत होने लगती है, जिसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? एंटासिड का, जैसे कि इनो वगैरह। जिसमें क्या सब होता है आपको पता है? एंटासिड में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, या फिर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, MgOH का Vol2। अभी आपने ये भी देखा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। चाय की जो पत्ती होती है उसमें टैनिक अम्ल मिलता है। जो चाय पत्ती होता है उसमें एक अम्ल मिलता है। चाय पत्ती आप खाते हैं तो वो भी काफ़ी खट्टा लगेगा, वो टैनिक अम्ल होता है। विटामिन सी में याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है। जो भी खट्टा पदार्थ होता है उसमें विटामिन सी मिलता है, जैसे नींबू, संतरा, इन सब में विटामिन सी मिलता है। और वहाँ पर जो है आपको उस विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। लाल रंग की चींटी, आपने देखा होगा, लाल चींटी जो है डंक मारती है स्टूडेंट्स। उस डंक में जो है, उस लाल चींटी के डंक में एक प्रकार का अम्ल होता है, जिस अम्ल को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। जब वो आपको डंक मारती है, काटती है, तो वो एक तरीके से फॉर्मिक अम्ल आपके मांसपेशियों के भीतर छोड़ देती है, जिससे आपको जलन होने लगता है और वहाँ पर एक तरीके से तकलीफ होती है। तो इसे हटाने के लिए आप फिर कोई क्षार लगा सकते हैं वहाँ पर। जैसे यदि चींटी आपको काट ले तो वहाँ पर बेसिकली अम्ल हो गया, तो उस अम्ल को हटाने के लिए आप कोई भी क्षारीय पदार्थ वहाँ पर लगा सकते हैं। क्षारीय पदार्थ क्या सब है? जैसे आप साबुन लगा सकते हैं। इसके बाद जो है आप जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि खाने वाला जो हमारा सोडा है, वो लगा सकते हैं। तो इन सब से भी आपको उसमें राहत मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका क्या है? तो अभी आपने पढ़ा ही, सिरका जो है 6 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, इसे जो है सिरका कहते हैं। तो सिरका में हमेशा कौन सा अम्ल यूज होता है? एसिटिक अम्ल। कुछ किताब में इसे 5 से 7% भी दिया गया है और कुछ बुक्स में 6 से 8। तो आप कुछ भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट है ये, और इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग अचारों के परिरक्षण में होता है। परिरक्षण का स्टूडेंट्स मतलब होता है अचारों का बचाव करना। यदि अचार में आप सिरका मिला देते हैं तो अचार आपके लंबे समय तक जो है अचार खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या अम्ल संक्षारक होते हैं? संक्षारक का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ को जला देना। जैसे आपको पता होगा कि अम्ल यदि आपके त्वचा में गिर जाए तो आपकी त्वचा जल जाती है। तो इसी जलने को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारक होना। या अम्ल को आप किसी कपड़ा में डाल दें तो वो कपड़ा भी जल जाता है, इसी चीज़ को संक्षारक बोलते हैं। देखेंगे इसमें अम्ल विषैले और संक्षारक होते हैं, अर्थात तीव्र नाशक होते हैं। ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी जो है नाश कर देते हैं। किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप अम्ल मिलाते हैं या अम्ल गिराते हैं, वह उस चीज़ को जला देता है, नाश कर देता है। तो इसीलिए इसको संक्षारक या तीव्र नाशक बोला गया है। और साथ ही यह काफ़ी विषैला भी होता है। किसी भी पदार्थ को या किसी भी पदार्थ को या मनुष्य के त्वचा को भी गला सकता है या जला सकता है। अभी आपको पता ही है बात। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा सवाल है, लवण क्या है? तो आपको पता है लवण कब बनता है? जब हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है।
आपको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है अम्ल और भस्म मिलकर हमेशा क्या सब बनाते हैं स्टूडेंट, लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से ही हमेशा लवण प्राप्त होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक अम्ल लिया गया है H2SO4, ये अम्ल है, और NaOH ये भस्म है। जिसमें भी OH होता है वो भस्म होता है। तो H2SO4 कैसे टूटता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ बताया गया है H और HSO4 में टूटता है। NaOH कैसे टूटता है, Na और OH में टूटता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें Na को किसके साथ ले लेना है, HSO4, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, यही हमारा लवण है। और OH और H मिलके क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, H2O। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH, तो NaCl को ले लेगा, ये जो है हमारा लवण हो गया। ये खाने वाला नमक भी होता है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, जो हम लोग साधारण ज़िंदगी में ये जो है सब्जी वगैरह में जो नमक यूज करते हैं वो NaCl होता है। और इसके साथ OH और H यहाँ भी मिलकर क्या बना लेगा स्टूडेंट्स, NaH2O। तो आप देख सकते हैं किसी भी लवण में दो भाग होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है, लवण में दो भाग होते हैं। जो इसमें धनात्मक वाला भाग होगा वो हमेशा भस्म से प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट, Na पर बेसिकली प्लस चार्ज होता है और Cl पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो Na जो प्लस वाला चार्ज है, यानी कि जो धनात्मक मूलक है, वो किससे मिल रहा है, आप देखिए ये तो आपका भस्म से मिल रहा है ना। तो जो धनात्मक मूलक होता है वो हमेशा भस्म से मिलता है, जबकि जो ऋणात्मक मूलक जैसे Cl माइनस वाला जो कि ऋणात्मक मूलक है वो किससे प्राप्त हो रहा है, अम्ल से। तो आप इसके आसानी से याद रख सकते हैं कि लवण के दो भाग होते हैं, धनात्मक हमेशा भस्म से प्राप्त होता है और ऋणात्मक हमेशा अम्ल से प्राप्त होता है। थोड़ा स्टूडेंट्स करेक्ट कर लेंगे, अतः यहाँ पर लवण उदासीन होते हैं। क्या उदासीन होते हैं, लवण उदासीन होते हैं। उदासीन होने का मतलब ना तो इसमें अम्लिक का गुण होता है और ना ही क्षार का गुण होता है। और जो भी उदासीन होता है उसका pH मान आपने पढ़ा हुआ है 7 होता है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, आप लोग कॉपी के ऊपर भी नोट कर लीजिएगा, जल को उदासीन माना गया है। जल को क्या माना गया, उदासीन। उदासीन होने का मतलब जल ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, और इसीलिए जल का pH मान 7 होता है। तो कॉपी के ऊपर आप लोग नोट कर लेंगे, जल वो कैसा है, उदासीन है, और उसका pH मान क्या कितना होता है, 7 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण उसमें बोलेंगे जब pH मान 7 होता है। 7 होने का मतलब है इसमें जो है एक तरीके से उदासीन होता है, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा। जबकि कुछ लवण अम्लीय होते हैं। अम्लीय होने का आपको मतलब ही पता है स्टूडेंट, 7 से pH मान कम होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं pH मान 7 से कम है। और जो भास्मिक होगा उसका pH मान जो है, pH मान 7 से क्या होगा स्टूडेंट्स, अधिक होगा। अब सभी का डेफिनेशन देख लेते हैं। सामान्य लवण में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन समूह हमेशा अम्ल वाला में होता है, H+ आयन जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो है हाइड्रोक्साइड समूह वो जो है हमारा जो है OH- जिसको बोलते हैं, ये हमारे जो है भस्म वाला में होता है। चूँकि सामान्य लवण ना तो अम्लीय है और ना ही भास्मिक है, तो इसमें ना तो हाइड्रोजन होगा और ना ही जो है इसमें हमारा हाइड्रोक्साइड होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4, Na3PO4, इसे सोडियम फॉस्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, उसके बाद NH4Cl, इसका नाम आपको पता होगा, अमोनियम क्लोराइड, ये सब हमारा जो है सामान्य लवण है। चलिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पर थोड़ा याद रख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड एक्चुअल में जो है थोड़ा अपवाद है। अपवाद क्यों, क्योंकि इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन आ रहा है लेकिन फिर भी यह सामान्य लवण है। तो अमोनियम क्लोराइड एक तरीके से हमारे लिए अपवाद है कि यह सामान्य लवण में आता है। नेक्स्ट आइए अम्लीय लवण। सोचिए लवण तब बनता है जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है, लेकिन जब अम्ल प्रबल होगा और भस्म दुर्बल होगा तब जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण होगा। तो देख सकते हैं जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, आंसर प्रोडक्ट वही ना आएगा। देखिए जैसे वैसे लवण जो प्रबल अम्ल, चूँकि
अम्ल प्रबल है यहाँ और दुर्बल भस्म है, तो भस्म का इफेक्ट कम रहेगा, अम्ल का इफेक्ट अधिक रहेगा। इसीलिए जो हमारा लवण बनेगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, अम्लीय होगा। तो यहाँ लिखा है वैसे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म की अभिक्रिया से बनते हैं हमेशा अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसमें हमेशा जो अम्ल वाला है हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे हो गया हमारा NaHSO4, NaH2PO4, ये सब हमारा अम्लीय लवण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भास्मिक। तो भास्मिक लवण तब बनेगा जब प्रबल भस्म की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल से हो। तो वही बात लिखा है जिसमें प्रबल अम्ल और जो है दुर्बल भस्म, चूँकि प्रबल अम्ल है तो इफेक्ट प्रबल भस्म है तो इफेक्ट भस्म का आएगा और इसकी अभिक्रिया से जो है हमारा भास्मिक लवण बनता है। इसमें देख सकते हैं जो भी भास्मिक लवण होगा उसमें बताया गया आपको हाइड्रोक्साइड समूह उपस्थित होता है। हाइड्रोक्साइड समूह का मतलब OH ग्रुप उपस्थित होगा। तो देखिए जैसे PbOHNO3, PbNO3 होता है तो स्टूडेंट्स इसका नाम होता है, Pb को लेड बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। लेकिन बीच में OH भी आ गया और OH भस्म से रिलेट करता है, भास्मिक या क्षारीयता को बताता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, भास्मिक लेड नाइट्रेट। उसी तरीके से Mg और Cl होता तो इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड होता, लेकिन बीच में OH लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, भास्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम चीज़ यहाँ भी देखिए Ca और Cl से कैल्शियम क्लोराइड होता है, लेकिन बीच में OH लगा है तो यह नाम हो जाएगा भास्मिक कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपने देखा लवण 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, भास्मिक लवण और जो है अम्लीय लवण। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा साधारण नमक का सूत्र क्या है, इसे प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बनाते हैं और व्यापारिक स्तर पर कैसे बनाते हैं। देखिए जब भी प्रयोगशाला की बात आएगी तो प्रयोगशाला में कम क्वांटिटी में काम पड़ता है, जबकि व्यापार करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में काम पड़ता है। तो जो कम क्वांटिटी के लिए अलग विधि यूज करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी के लिए अलग विधि यूज करते हैं, तो उसी को पूछा गया है। कम क्वांटिटी के लिए प्रयोगशाला मेथड और जो ज़्यादा क्वांटिटी के लिए व्यापारिक मेथड होता है, कॉमर्शियल मेथड। देखिए इसमें साधारण नमक का रासायनिक नाम तो सभी को पता ही है कि साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग घर पे खाते हैं। इसका सूत्र मालूम है NaCl। प्रयोगशाला में जब भी आपको सोडियम क्लोराइड बनाना हो तो 2 चीज़ लेना होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को आपको याद होगा कास्टिक सोडा भी कहते हैं NaOH को। तो HCl प्लस NaOH का रिएक्शन से देखिए NaCl बनेगा और H2O बनेगा, यानी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। तो ये वाला मेथड जिसमें HCl और NaOH का अभिक्रिया से NaCl मिलता है, इस मेथड को हम लोग, ये जो है प्रयोगशाला मेथड होता है क्योंकि इससे कम मात्रा में प्रयोगशाला में बनाया जाता है। लेकिन खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है। हमारे देश में जो 95% नमक है वो कहाँ से मिलता है, समुद्री जल से। आपको पता है भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस तरीके से स्टूडेंट्स भारत काफ़ी जो है समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्री जल में जो है काफ़ी नमक होता है, काफ़ी मात्रा में NaCl उपस्थित होता है। तो इसे हम लोग वाष्पीकरण से जो है प्राप्त करते हैं। क्या किया जाता है कि समुद्र के बगल में छोटे छोटे गड्ढे कर दिए जाते हैं और उसमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी पानी का वाष्पीकरण हो गया और उस समुद्र के पानी में जो नमक घुला हुआ था वो हमारा नीचे गड्ढे में बच जाता है। उस नमक में चूँकि ऑब्वियस है बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी, वो अभी खाने लायक नहीं होगा, लेकिन उससे हम लोग जो है निकालते हैं और रिफाइन करते हैं, मतलब उसे खाने लायक बनाते हैं, उसे साफ़ करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से को जो गुजारते हैं। इससे जो है अशुद्धियाँ दूर कर ली जाती हैं और इसे खाने लायक बनाकर बाज़ारों में बेचा जाता है। जो भी हम लोग नमक खाते हैं, जो नमक आप घर पे जनरली यूज करते हैं, वो इस मेथड से नहीं बनता है, वो समुद्री जल से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए NaCl। आप लोग एक चीज़ और कॉपी के ऊपर नोट कर लेंगे कि
जो समुद्री जल का होता है उसका 1000 भाग में यदि 1000 भाग आप समुद्री जल ले रहे हैं तो उसमें जो है 35 भाग नमक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे, 1000 भाग में 35 भाग जो है नमक होता है। ये कॉपी के ऊपर नोट कर लेंगे कि समुद्री जल के 1000 भाग में 35 भाग नमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए स्टूडेंट्स, ग्वाइटर रोग से बचाव कैसे होता है? ग्वाइटर को हिंदी में घेगा रोग बोलते हैं स्टूडेंट्स। घेगा रोग आपने सुना होगा, जो आयोडीन की कमी से होता है। तो ग्वाइटर रोग या घेगा रोग जो है हमेशा आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन के कमी को पूरा करने के लिए हम लोग जो है साधारण नमक में जो है आयोडीन मिलाकर बेचते हैं। तो जो आप नमक खरीदते हैं अभी के टाइम में, वो सभी नमक में जो है आयोडीन मिला हुआ होता है, और उस आयोडीन को हमारा शरीर जब प्राप्त करता है तो हमें घेगा रोग या ग्वाइटर नामक रोग नहीं होता। घेगा रोग में आपने देखा होगा, इसमें गला जो है फूल के काफ़ी बड़ा हो जाता है। पहले ये रोग बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले जो नमक आता था उसमें जो है आयोडीन नहीं मिलाया जाता था। जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि घेगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो जो है गवर्नमेंट ने हमारे नमक में आयोडीन मिलाकर बेचना शुरू कर दिया है। इससे सभी लोगों तक आयोडीन पहुंच जाता है। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, NaOH के उपयोग को लेकर। NaOH का नाम आपको मालूम है, कास्टिक सोडा। तो इसका क्या क्या यूज है याद रख सकते हैं, साबुन और अपमार्जक बनाने में। साबुन तो समझते ही हैं, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। जो हम लोग सर्फ यूज करते हैं, सर्फ को केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अपमार्जक। और इस साथ ही इसका कागज बनाने में NaOH का यूज किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अभिकर्मक आप समझ सकते हैं, जब किसी लिक्विड से किसी को बाहर करना हो, किसी चीज़ से कोई लिक्विड है और उससे जो है किसी ठोस पदार्थ को बाहर करना हो, तो इस प्रोसेस को अभिकर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के उपयोग को लेके। तो सबसे पहला हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक जो है वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसे हम लोग वनस्पति तेल बोलते हैं। जो सब्जियों से जो प्राप्त होने वाला तेल होता है वो कहलाता है स्टूडेंट्स वनस्पति तेल, या जो है वनस्पति तेल, या सामान्य भाषा में तेल बोलते हैं। जैसे हो गया हमारा सरसों का तेल, चूँकि वो जो है सीधे हमें वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए उसे वनस्पति तेल बोलेंगे। अब वनस्पति तेल में जब हम लोग हाइड्रोजन मिला देते हैं तो उससे घी तैयार होता है, जैसे वनस्पति घी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, घी बनाने के लिए हमेशा क्या चीज़ यूज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस में मिलाने से घी बनता है? जब तेल में, वनस्पति तेल में आप हाइड्रोजन गैस मिला देते हैं तो इसमें जो है अभिक्रिया होती है और उससे वनस्पति घी बनती है। साथ ही अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस का तो फॉर्मूला पता ही है स्टूडेंट्स आपको, NH3 देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो इसलिए अमोनिया गैस बनाने में मतलब हाइड्रोजन का उपयोग होता है। क्लोरीन का उपयोग देखिए स्टूडेंट्स, क्लोरीन का उपयोग कपड़ा और कपड़ा और कागज़ के विरंजन में। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा, एक बताया गया था रंजक, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, इंग्लिश में अर्थ होता है डाई या कलर। जिस भी चीज़ में कलर होता है उसको हम लोग रंजक बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, कपड़ों और कागज़ के विरंजन में, विरंजन का मतलब हो गया उससे कलर हटाना, कलर हटाने का मतलब साफ करना। तो कपड़ा और कागज़ को जब साफ किया जाता है तो उसके लिए हम लोग क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ पेपर आपने देखा होगा तो वो काफ़ी वाइट होता है, और कुछ पेपर जो है थोड़ा सा ब्लैक होता है। तो जो ब्लैक वाला है, मतलब जिसमें डार्क है थोड़ा, तो उसमें आप समझ सकते हैं क्लोरीन नहीं मिलाया गया, मतलब उसका विरंजन नहीं किया गया है। लेकिन जो ज़्यादा फ्रेश पेपर होता है, ज़्यादा वाइट पेपर होता है, तो उसे साफ किया गया होगा, उसमें क्लोरीन मिलाया गया होगा, क्लोरीन मिला के उसे विरंजित किया गया होगा, और इससे उसके कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। साथ ही क्लोरीन का गोली होता है, इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में होता है। क्लोरीन गैस जो है सैनिटाइज करने के काम में भी आता है, जैसे कीटाणुनाशक भी बोलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन का गोली को जो है पानी की टंकी में डाला जाता है। इससे जो है पानी में उपस्थित छोटे छोटे जीवाणु मर जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। और एक विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसको बनाने में भी जो है हमारा क्लोरीन का उपयोग होता है। तो विरंजक चूर्ण आप लोग बगल में लिख लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो है क्लोरीन का उपयोग होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास इसकी कल होगी।